Hello all, welcome to the channel named Techie Zira and welcome to this CSAP tutorial. And today we will post again 5 questions and this is our 7th part. इससे पहले हम लोग 6 पार्ट पोस्ट कर चुके हैं तो we have posted 30 questions so far. तो गाइज अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो सारे क्वेश्चंस एक बार देख के जाओ. So I hope that will help you a lot. So let's start today's video. First question of today is what's the difference between data abstraction and the data encapsulation? तो जब आप सीसार का इंटरव्यू देते हो तो या फिर डॉटनेट का इंटरव्यू देते हो तो उसमें बहुत बार आपसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं और अगर आपसे कोई ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं तो चांस है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको कई बार मिला होगा या फिर अगर अब तक नहीं पूछा गया है तो ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर कि डिफरेंस क्या होता है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन में और डेटा एनकैप्सुलेशन में. तो हम आज डिस्कस करेंगे इस चीज को. तो जब हम बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन की तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहने का मतलब हम यूजर को उसके काम की चीज दिखाते हैं और डिटेल हाइड करते हैं. यूजर को हम ये दिखाते हैं केवल कि आपके काम की चीजें ये है, आपको ये देखने की जरूरत है, आपको डिटेल्स देखने की जरूरत नहीं है. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. जैसे टीवी का रिमोट होता है हम लोगों के पास, हम टीवी को ऑन करते हैं तो जैसे हम ऑन करते हैं तो टीवी ऑन हो जाता है, ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है. तो हमें उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि ऑन बटन क्लिक करने के बाद रिमोट में या टीवी का ऑन बटन प्रेस करने के बाद कि वो क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है. ओके, हमें बस ये मतलब है कि अगर हम ओके प्रेस करें, अगर हम ऑन प्रेस करें तो टीवी ऑन हो जाए, अगर हम ऑफ प्रेस करें तो हमारा टीवी ऑफ हो जाए. तो यूजर को हम उसके काम की चीज दिखाते हैं, डिटेल हम हाइड कर लेते हैं. डिटेल कहने का मतलब इंप्लीमेंटेशन हम हाइड कर लेते हैं. तो दैट इज कॉल्ड द डेटा एब्स्ट्रैक्शन. तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आपको पता लग गया कि हम जो इंप्लीमेंटेशन होती है वो हाइड करते हैं और यूजर को केवल उसके काम की चीज दिखाते हैं. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. जैसे कि आप रेस्टोरेंट जाते हो, रेस्टोरेंट पे जाके आपका मेन्यू कार्ड आता है, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन. उसमें आपका केवल जो मेन्यू कार्ड होता है उसमें आपका केवल जो मेन्यू होता है वो डिस्प्ले होता है कि वी विल गिव यू मसाला डोसा. अब उसकी डिटेल हाइड रहती है कि उस मसाला डोसा में कितने ग्राम आलू होंगे, ये किसी भी मेन्यू कार्ड में नहीं लिखा होता. तो आपके काम की चीज कि हाँ आपको हम इतनी चीजें देंगे, डिटेल हाइड रखेंगे, दैट इज कॉल्ड द डेटा एब्स्ट्रैक्शन. और सी शार्प के अंदर हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से अचीव करते हैं. यू नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल कि कैसे अचीव करते हैं सी शार्प के अंदर डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से. तो होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेटा एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन कहने का मतलब कि क्लास की जो प्रॉपर्टी और बिहेवियर होते हैं उनको रैप करके एक सिंगल यूनिट के अंदर रखना, जो कि हम क्लास डिक्लेयर करते हैं. दैट इटसेल्फ इज ए एनकैप्सुलेशन. तो प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक साथ एक सिंगल यूनिट में रखने के प्रोसेस को हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं. ओके, तो डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है? डेटा एनकैप्सुलेशन कहने का मतलब क्लास की जो प्रॉपर्टी और बिहेवियर है उस इंफॉर्मेशन को हम हाइड करना चाहते हैं. इंफॉर्मेशन को हम हाइड कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द एक्सेस मॉडिफायर. की दूसरी क्लास पहली क्लास की कौन कौन सी प्रॉपर्टी और कौन कौन से बिहेवियर एक्सेस कर सकती है या नहीं कर सकती, ये कैसे डिसीजन लिया जाता है? विद द हेल्प ऑफ द एक्सेस मॉडिफायर. तो डेटा एनकैप्सुलेशन के केस में हम जो हाइड करते हैं वो इंफॉर्मेशन हाइड करते हैं कि पब्लिक है तो बाहर एक्सेस हो जाएगी, प्राइवेट है तो विद इन क्लास रहेगी. तो हम इंफॉर्मेशन हाइड करते हैं. डेटा एब्स्ट्रैक्शन के केस में हम इंप्लीमेंटेशन हाइड करते हैं. और डेटा एब्स्ट्रैक्शन हम इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से अचीव करते हैं, डेटा एनकैप्सुलेशन हम एक्सेस मॉडिफायर से अचीव करते हैं. सो होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस. यू नीड टू रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं बस कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और क्या चीज हाइड होती है. डेटा एब्स्ट्रैक्शन के केस में इंप्लीमेंटेशन हाइड होती है, डेटा एनकैप्सुलेशन केस में इंफॉर्मेशन हाइड होती है. और वो करते कैसे हैं आपको ये भी याद रखना है. ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जैक्ड अरे. ओके, तो ये क्वेश्चन आपको कई बार मिल सकता है इंटरव्यू में, आपसे पूछा जा सकता है कि जैक्ड अरे क्या होता है. तो अगर हम जैक्ड अरे की बात करें तो एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड द जैक्ड अरे, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो एरे इनसाइड एरे. तो अगर एक एरे के अंदर आप दूसरे एरे को रख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द जैक्ड एरे. ओके, तो सी शार्प के अंदर एक जैक्ड एरे का कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब एरे ऑफ एरे या फिर एरे इनसाइड एरे. तो यू नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन कि एरे इनसाइड एरे इज कॉल्ड द जैक्ड एरे. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is difference between int and int32. Okay,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार पूछा जाएगा कि आप सी शार्प के अंदर इंटीजर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो, तो आप कहोगे हम डिक्लेयर करते हैं इंट ए। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर इंट 32 ए से आप करोगे तो क्या डिफरेंस होगा। तो अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है इंट और इंट 32 में, तो आंसर ये है कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बोथ आर सिनोनिम्स, दोनों सेम है बिल्कुल। चाहे आप इंट से डिक्लेयर करो, चाहे आप इंट 32 से डिक्लेयर करो, बोथ आर सेम। जो इंट आप डिक्लेयर करते हो वो इंटरनली सिस्टम डॉट इंट 32 में ही कन्वर्ट होता है। तो हमें सिस्टम डॉट इंट 32 इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए उसके जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है दैट इज कॉल्ड द इंट। तो इसलिए यूजुअली हम इंट से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो यू नीड टू रिमेंबर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंट एंड इंट 32, बोथ आर सेम। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। And next question is what's the difference between convert.int32 and int.tryparse method? तो ये क्वेश्चन आपको कई बार मिलेगा। तो डिफरेंस देखने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि दोनों मेथड करते क्या हैं। ये दोनों मेथड हम सी शार्प में यूज करते हैं अगर आपके पास स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो ये दोनों मेथड हम यूज करते हैं सी शार्प के अंदर किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो पहला मेथड है वो कैसे काम करता है कि अगर लेट्स से कि आपके पास स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अगर वो कर सकता है तो कर देता है, अदरवाइज आपको एक्सेप्शन जनरेट कर देता है। तो कोड में यू विल गेट एन एक्सेप्शन इफ यू विल यूज द कन्वर्ट टू int 32 मेथड। इंट डॉट ट्राई पार्स दूसरी तरीके से काम करता है, ये चेक करता है कि उस स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अगर कर सकता हूं तो ये कन्वर्ट कर देता है, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न कर देता है। इट रिटर्न से भूल वैल्यू, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देता है। फॉल्स रिटर्न करने का मतलब कि ये जो स्ट्रिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, बट आपको कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं करता। तो इसको कोड की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स मूव टू द विजुअल स्टूडियो। सो लेट्स से आई हैव ए वेरिएबल स्ट्रिंग ए जिसके अंदर लेट्स से कोई नंबर है, लेट्स से 45। ओके, अगर मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा तो आई हैव ए मेथड इन सी शार्प व्हिच इज कन्वर्ट डॉट टू int 32। तो आई कैन कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर नंबर इनटू द स्ट्रिंग। तो अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा console डॉट राइट x को, तो इट विल प्रिंट 45, क्योंकि ये जो नंबर है स्ट्रिंग के अंदर ये इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है। तो कन्वर्ट डॉट int 32 उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा विदाउट एनी कंप्लेंट। ओके, so let's check the output key whether it prints the 45 or not. So here is the output. So you will get the 45 क्योंकि उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, लेट्स से कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल में, तो कन्वर्ट डॉट int 32 क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। तो उस केस में क्या करेगा, एक एक्सेप्शन रेज कर देगा। तो आपके कोड में एक एक्सेप्शन रेज होगी, तो वी कैन चेक दैट। सी, ठीक है, आपको कौन सी एक्सेप्शन आती है, सिस्टम डॉट फॉर्मेट एक्सेप्शन, कि ये इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, मतलब जिस स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसका फॉर्मेट सही नहीं है, उसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो सॉल्यूशन इज नॉट द सॉल्यूशन, बट अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं int डॉट ट्राई पार्स में, अगर हम int डॉट ट्राई पार्स यूज करें तो उससे हम किस तरीके से कन्वर्ट करें। तो int डॉट वी हैव ए मेथड ट्राई पार्स। ट्राई पार्स के अंदर वी नीड टू प्रोवाइड द वेरिएबल नेम जिसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, हमें ए वेरिएबल को करना है। और अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो int और ट्राई पार्स इसकी वैल्यू को एक x नाम के वेरिएबल में पास कर देगा। तो x इज जस्ट नथिंग, जस्ट आउट वेरिएबल ही है। तो आपको एज ए आउट की हाँ अगर मैं कन्वर्ट कर पाया तो इसकी वैल्यू x में मैं पास कर दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो आई विल रिटर्न यू फॉल्स। तो अगर ये कन्वर्ट कर सकता है तो ट्रू रिटर्न करेगा और कन्वर्ट कर भी देगा। अगर ये कन्वर्ट नहीं कर पाए तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसके बेस पे आप आगे एक्शन ले सकते हो कि इसमें वैल्यू कन्वर्ट होके आई है कि नहीं है। लेट्स चेक द आउटपुट। सो इन दिस केस आउटपुट होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये विजय को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आपका फॉल्स आएगा रिजल्ट में और x में आपका जीरो रहेगा। जीरो क्यों रहेगा, क्योंकि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है, क्योंकि कन्वर्ट होने के बाद कुछ उसको नहीं मिलेगा। तो अगर हम चेक करें आउटपुट विल बी फॉल्स एंड जीरो। अगर यहाँ पे मैं कोई वैलिड नंबर लिख देता हूँ लेट्स से 55, तो अब int डॉट ट्राई पार्स कैसे काम करेगा, int डॉट ट्राई पार्स इस नंबर को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा और आपको अगर कन्वर्ट कर पाया तो आपको आउटपुट x में दे देगा,
तो x में आपका जो रिजल्ट होगा वो 55 आ जाएगा और रिजल्ट में आपको ट्रू भी रिटर्न कर देगा। तो रिजल्ट वेरिएबल विल कंटेन द ट्रू एंड x विल कंटेन द 55 जो कन्वर्टेड वैल्यू। तो if you will check the output true and 55। तो this is the syntax of the int dot try parse and difference आपको पता लग गया कि अगर आप int dot try parse यूज करोगे तो आपकी कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। अगर आप किसी इनवैलिड स्ट्रिंग को भी इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, काम कैसे करता है, अगर कर पाया तो कर देगा और नहीं कर पाया तो ये इट विल गिव यू ए फॉल्स, बट आपको एक्सेप्शन जनरेट नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें कन्वर्ट डॉट int 32 की, अगर उसको कोई इनवैलिड इनपुट मिलती है जिसको वो कन्वर्ट नहीं कर सकता तो आपको एक एक्सेप्शन रेज होती है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स इन सी शार्प, कि कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं सी शार्प के अंदर। ओके तो एक्सेस मॉडिफायर सबसे पहले होते क्या, अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया। अगर हमें इंफॉर्मेशन हाइड करनी है कि एक क्लास दूसरी क्लास से क्या इंफॉर्मेशन हाइड करना चाहती है तो हम एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू अचीव करते हैं। तो कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं हमारे पास पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, इंटरनल होता है एंड प्रोटेक्टेड इंटरनल। ओके लेकिन सी शार्प 8.0 से आपको एक एक्सेस मॉडिफायर और दिया गया है जो कि एक नया इंक्लूड किया गया, दैट इज द प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो टोटल अब हम लोग के पास 6 एक्सेस मॉडिफायर हैं जो कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इंटरनल एंड द प्राइवेट प्रोटेक्टेड। यू नीड टू रिमेंबर दिस। नाउ वी हैव 6 एक्सेस मॉडिफायर्स। ओके तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पब्लिक डिस्कस करते हैं। पब्लिक, अगर आप कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हो, पब्लिक कहने का मतलब कि आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, किसी दूसरी क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो, दूसरी असेंबली में भी एक्सेस कर सकते हो। यू नीड टू जस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास एंड यू कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर जो आपने पब्लिक एक्सेस लेवल पे रखी हुई है। प्राइवेट अगर आप डिक्लेयर करते हो, प्राइवेट कहने का मतलब होता है विद इन क्लास, कि आप उसको क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। प्रोटेक्टेड अगर आप डिक्लेयर करते हो तो उस क्लास में और उसकी केवल चाइल्ड क्लास में, केवल और केवल चाइल्ड क्लास में आप उसको एक्सेस कर सकते हो। यू नीड टू रिमेंबर दिस। प्रोटेक्टेड कहने का मतलब एक उस क्लास में जिसमें आप डिक्लेयर कर रहे हो और उसकी केवल चाइल्ड क्लास में आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इंटरनल कहने का मतलब कि आपके पास लेट्स से एक डीएलएल है या फिर असेंबली है या फिर कोई सी शार्प क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, तो अगर आप उस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनल डिक्लेयर कर रहे हो तो जब वो कंपाइल करोगे आप उस प्रोजेक्ट को तो इट विल गिव यू ए डीएलएल। तो डीएलएल को हम असेंबली भी बोलते हैं। तो ये इंटरनल उस प्रोजेक्ट के बाहर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में एक्सेस नहीं हो सकता। ये केवल इसका जो लिमिटेशन है वो एक असेंबली लेवल तक होती है, तो आप उसको दूसरे प्रोजेक्ट में एक्सेस नहीं कर सकते हो। यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो इंटरनल कहने का मतलब असेंबली लेवल एक्सेस। प्रोटेक्टेड इंटरनल आपका जैसे नाम आपको बता रहा है, प्रोटेक्टेड कहने का मतलब चाइल्ड क्लास में एक्सेस होगा, इंटरनल कहने का मतलब असेंबली में। तो एक तो असेंबली में जिसमें वो डिक्लेयर हुआ है और एक दूसरी असेंबली में या दूसरे प्रोजेक्ट की चाइल्ड क्लास के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने पहली असेंबली में किसी को प्रोटेक्टेड इंटरनल डिक्लेयर किया किसी वेरिएबल को, तो दूसरे लाइब्रेरी या दूसरे प्रोजेक्ट या फिर दूसरी असेंबली के चाइल्ड क्लास के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो इसके लिए हमने एक वीडियो रखी हुई है पूरी जिसमें हमने सारे एक्सेस मॉडिफायर डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल। दैट इज ए क्लास रिकॉर्डिंग बट यू कैन गो थ्रू। Okay, next is the private protected. This particular access modifier is included in C Sharp 8.0। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, अगर आप 5 बताते हो तो अगर आप छठा भी बता रहे हो तो मेक श्योर आप उसको बताओ कि ये C Sharp 8.0 के अंदर आपका एडिशन हुआ है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। मतलब क्या होता है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, प्राइवेट कहने का मतलब विद इन असेंबली, उस असेंबली के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हम। ओके और प्रोटेक्टेड कहने का मतलब केवल चाइल्ड क्लास में। तो एक असेंबली और केवल उसी असेंबली की केवल चाइल्ड क्लास के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, नीचे वाले 3 हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, तो आई विल शेयर ए लिंक in the comment section, in the description section. Please make sure go through that video. That will clear all your doubts on the access modifiers. उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो you can write in the comment section. I will try to post another video on this, but just try to cover that video. So guys, hope this is clear to you guys. So please like, share, comment and give a thumbs up, and thank you and take care. Bye bye.